नमस्कार। बीएड सेकेंड ईयर विषय संस्कृत और हम लोग बात कर रहे थे जो पाठ्य सामग्री होती है, सहायक सामग्री, पढ़ने से संबंधित जो सहायक सामग्री होती है वो कैसी होती है, मीन्स किस किस प्रकार की होती है, उसके उद्देश्य क्या है, मतलब उनका उपयोग करने के कौन से उद्देश्य होते हैं, उन महत्व की बात की थी हम लोगों ने। और लास्ट में बात की थी श्रव्य दृश्य जो साधन होते हैं उनके अर्थ के बारे में हम लोगों ने बात की थी। आज हम इनको परिभाषा के माध्यम से देखेंगे कि किन किन विद्वानों ने, किन किन वैज्ञानिक जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने श्रव्य दृश्य साधनों को परिभाषा के रूप में किस प्रकार व्यक्त किया है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले C.S. भल्ला ने लिखा है श्रव्य दृश्य साधन, श्रव्य दृश्य साधन, श्रव्य दृश्य साधन वह युक्तियां या प्रक्रियाएं हैं। श्रव्य दृश्य साधन वह युक्तियां या प्रक्रियाएं हैं जो अधिगम को मतलब सीखने को, अधिगम को अधिक अर्थपूर्ण, रुचिकर और प्रभावमयी बनाने हेतु सहायता करती है, ये साधन अधिगम की त्रिकोणीय प्रक्रिया को पूर्ण करने में मदद करते हैं। उत्प्रेरणा, स्पष्टीकरण और प्रोत्साहन, देखिए परिभाषा के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि C.S. भल्ला ने क्या बताया है कि जो श्रव्य दृश्य साधन ऐसी युक्तियां या प्रक्रिया है जो अधिगम को अर्थपूर्ण, मतलब कि अगर कोई सहायक सामग्री, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का हम उपयोग कर रहे हैं तो वो अधिगम को, सीखने को कैसा बनाती है, अर्थपूर्ण, रुचिकर और प्रभावमयी मतलब कि जो इफेक्टिव हो, जिसके अंतर्गत प्रभाव निहित हो, प्रभावमयी अधिगम हो, ऐसी सहायक सामग्रियां एक अधिगम को बनाती है। मतलब कि सहायक सामग्री के माध्यम से क्या होता है, जो विषय वस्तु है वो कैसे हो जाती है, अर्थपूर्ण, रुचिकर और प्रभावमयी हो जाती है।
वो त्रिकोणीय प्रक्रिया, त्रिकोणीय प्रक्रिया मतलब कि उत्प्रेरणा, जिससे कि बालकों को किसी भी कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। वो कार्य करती है स्पष्टीकरण, विषय वस्तु का स्पष्टीकरण इसके माध्यम से होता है, और प्रोत्साहन किसी कार्य को करना, यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो विषय वस्तु को सीखना या समझने की बात, तो जो ये सहायक सामग्री है किसी भी कार्य को करने की प्रेरणा देती है, प्रोत्साहन देती है और उसकी विषय वस्तु को स्पष्ट करती है। तो जो त्रिकोणीय है, अधिगम की त्रिकोणीय जो प्रक्रिया है उसको सहायक सामग्री क्या करती है, पूर्ण करती है। एक परिभाषा और हम देखेंगे, दूसरी परिभाषा है बर्टन के अनुसार। बर्टन के अनुसार इन्होंने क्या बताया शिक्षण अधिगम सामग्री को, तो श्रव्य दृश्य साधन, श्रव्य दृश्य साधन, श्रव्य दृश्य साधन वे संवेदनशील, वे संवेदनशील, संवेदनशील वस्तुएं या प्रतिमाएं हैं, वस्तुएं या प्रतिमाएं, मॉडल्स, प्रतिमाएं हैं जो अधिगम, जो अधिगम को प्रोत्साहित, जो अधिगम को प्रोत्साहित या उत्प्रेरित, उत्प्रेरित करती है तथा मजबूत बनाती है। देखिए परिभाषा के माध्यम से हम समझेंगे कि जो बर्टन है उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि श्रव्य दृश्य साधन वे संवेदनशील वस्तुएं या प्रतिमाएं हैं। अब इन्होंने संवेदनशील बताया, संवेदनशील मतलब कि इनमें जो वस्तुएं हैं, जो प्रतिमाएं हैं, मॉडल्स हैं, वो उनके अंतर्गत संवेदनाएं होती है, मतलब कि किसी भी भाव को व्यक्त करने की भावना उनके अंतर्गत रहती है, जिनके माध्यम से बालक उन विषय वस्तु को आसानी से समझ जाते हैं। तो उनको संवेदनशील बोला है क्योंकि उनमें संवेदनाएं भरी होती है, जो अधिगम को प्रोत्साहित और उत्प्रेरित करती है। प्रोत्साहित मतलब कि किसी भी कार्य को उत्साह से करना, तो जो शिक्षण अधिगम सामग्री है अर्थात दृश्य श्रव्य साधन है, वो अधिगम को सीखने को क्या करती है, उत्साह से सीखने के लिए प्रेरित करती है, उत्प्रेरित करती है, मतलब कि किसी कार्य के लिए आगे बढ़ना, प्रेरणा मिलना, किसी भी कार्य के लिए प्रेरित होना, उत्प्रेरित तथा मजबूत बनाती है। मजबूत से यहाँ हम समझेंगे कि जो भी ज्ञान बच्चे सहायक सामग्री, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री से प्राप्त करते हैं वो स्थायित्व में होती हैं, यानी कि उनका स्थायी रूप ग्रहण करते हैं बालक। तो इन दोनों परिभाषाओं के माध्यम से यदि हम समझे तो जो श्रव्य दृश्य साधन है उनसे बालकों को प्रेरणा मिलती है, उनको प्रोत्साहन मिलता है, और विषय वस्तु का जो स्पष्टीकरण है वो बालक श्रव्य दृश्य साधनों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इनका महत्व, श्रव्य दृश्य साधनों का महत्व, किस कारण ये महत्वपूर्ण है, किस इनसे क्या मतलब कि क्या इंपॉर्टेंस है संस्कृत शिक्षण के अंतर्गत, श्रव्य दृश्य साधनों का क्या महत्व है, उसके बारे में लोग समझते हैं कुछ बिंदुओं के माध्यम से। तो जो श्रव्य दृश्य साधन है संप्रेषण के नया माध्यम है, संप्रेषण का नया माध्यम है, नया माध्यम
तो प्राचीन समय में तो गुरु केवल कहता था और जो विद्यार्थी है वो केवल श्रोता के भांति एक नीरस होकर के उसे सुनता था, ठीक है। वहां पर संप्रेषण का कोई रोल नहीं था। मतलब कि संप्रेषण क्या होता है? अपनी भावनाओं और विचारों को आदान प्रदान करना संप्रेषण कहलाता है। अब जब प्राचीन समय की हम बात करें तो वहां पर गुरु और शिष्य की गुरु के द्वारा शिक्षा दी जाती थी और शिष्य है वो एक मूक बधिर होकर, मतलब कि एक मूक श्रोता होकर केवल सुनने का कार्य करता था। तो वहां पर अब अगर संप्रेषण का नया माध्यम बन गया है श्रव्य दृश्य साधन, तो एक ये नई बात है, क्योंकि इसके द्वारा श्रव्य दृश्य साधनों के द्वारा ही एक संप्रेषण आज किया जा रहा है। कक्षा कक्ष में इनके द्वारा जो अध्यापक है वो अपने भावनाओं विचारों का आदान प्रदान श्रव्य दृश्य साधनों के माध्यम से कर रहे हैं। इसीलिए ये नया माध्यम माना जाता है। किसका? संप्रेषण का नया माध्यम माना जा रहा है। अगला महत्व है विद्यार्थियों का विद्यार्थियों को आकर्षित करना और ध्यान केंद्रित करने, आकर्षित करना तथा उनका ध्यान केंद्रित करना, उनका ध्यान केंद्रित करना। जैसे कि हमने पहले बात की थी कि जैसे कि हम पूर्व में बात कर चुके हैं कि एक तो अध्यापक कक्षा में आता है, किताब उठाता है, बच्चा कक्षा में बैठा है, किताब उसके पास है, केवल पढ़ता है, बच्चा उसको सुनता है। तो वहां पर बालक है वो दूसरी बातों में उसका ध्यान चला जाएगा। लेकिन जहां पर श्रव्य दृश्य साधनों का उपयोग करते हुए कक्षा कक्ष में शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाता है, तब बालक उस सहायक सामग्री के द्वारा उसका ध्यान कहां पर केंद्रित हो जाता है? पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु की ओर केंद्रित हो जाता है। तो यदि हम देखें कि बालकों को आकर्षित करना या उनका ध्यान केंद्रित करना विषय वस्तु की ओर, इसके दृष्टिकोण से श्रव्य दृश्य साधन है वो महत्वपूर्ण माने जाते हैं। नेक्स्ट है सूचना देने में सहायक। सूचना देने में सहायक। अब सूचना देने में सहायक तो इनके श्रव्य दृश्य साधनों के माध्यम से कोई भी कार्य, मतलब हम सूचना से यहाँ पर क्या लेंगे कि किसी भी प्रकार की जानकारी देना। और एक शिक्षक है बालकों को श्रव्य दृश्य साधनों के माध्यम से किसकी जानकारी दे रहा है? किसकी सूचना दे रहा है? तो वो विषय वस्तु से संबंधित जो बालकों को पढ़ाना है, शिक्षा देनी है, उसकी जानकारी, उसकी सूचना दे रहा है। तो सूचना देने में ये श्रव्य दृश्य साधन क्या है? सहायक माने जाते हैं। नेक्स्ट है मानसिक तथा शारीरिक क्रियाओं को, मानसिक तथा शारीरिक क्रियाओं को उत्तेजित करना। अब जो सहायक सामग्री है उससे बालक हम बोल रहे हैं आकर्षित हो रहा है, यानी मानसिक रूप से वो विषय वस्तु की तरफ आकर्षित है, यानी उसका जो दिमाग है, मतलब कि जो मेंटली है, मेंटल रूप से बालक है वो विषय वस्तु को समझ पा रहा है। और शारीरिक क्रियाएं तो बालक कक्षा कक्ष में यदि अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आता तो उससे संबंधित प्रश्न पूछना है तो बालक खड़ा होकर प्रश्न पूछता है या उससे संबंधित हाव भाव द्वारा उसका प्रस्तुतिकरण देना वो सीखता है। तो मानसिक और शारीरिक क्रियाएं दोनों ही सहायक दृश्य श्रव्य साधनों के माध्यम से उत्तेजित होती है, मतलब कि किसी भी कार्य के प्रति जागरूक होती है। नेक्स्ट है इसी में समय की बचत, समय की बचत और प्राप्त ज्ञान का, समय की बचत प्राप्त ज्ञान का स्थायी होना।
स्थायी रूप। तो समय की बचत, एक तो अध्यापक किसी चीज को व्यक्तिगत रूप से सब चीजें बता रहा है, और एक चीज है, एक तो सपोज अगर मान लो कौवा है, कोयल है, उनके बारे में कह के बता रहा है। एक वही कौवा और कोयल, उनका चित्र बच्चों के सामने प्रस्तुत कर दिया, बच्चे को समझ जाएंगे कौवा किस प्रकार का है, उसकी प्रकृति किस प्रकार की है, किस रंग का है वो कौवा, किस प्रकार वो आवाज निकालता है, उससे संबंधित सारी जानकारियां उसको बच्चों को मिल जाती है। तो यहाँ पर समय की बचत है। एक तो अध्यापक पूरी कक्षा में, मतलब कि जो कालांश होता है 35 मिनट का, वो पूरा कालांश उनको उनके बारे में समझाने में लगा देता है, विषय वस्तु के बारे में। और एक चीज ये है कि श्रव्य दृश्य साधनों के माध्यम से, वो श्रव्य दृश्य साधनों के माध्यम से बच्चों को केवल वो दिखाता है, उसी को देखते ही बच्चे समझ जाते हैं। तो कोई 10 से 15 मिनट में वो अपनी विषय वस्तु को प्रस्तुत कर देता है, प्रस्तुतिकरण दे देता है। फिर है ज्ञान का स्थायी रूप। अब जो बच्चों को ज्ञान श्रव्य दृश्य साधनों के माध्यम से प्राप्त हो रहा है वो स्थायी रूप में होगा, क्योंकि बालक उन चीजों को प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, उन वस्तुओं को, उन प्रतिमाओं को, चित्रों को बालक प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, तो जो ज्ञान है उनके अंतर्गत स्थायी रूप से हो जाता है। अगला है प्रभावी प्रस्तुतिकरण और अभ्यास में सहायक। प्रभावी प्रस्तुतिकरण, प्रभावी प्रस्तुतिकरण और अभ्यास में सहायक। बात हम संस्कृत शिक्षण की कर रहे हैं, संस्कृत को पढ़ाने की। तो यदि सहायक सामग्री का प्रयोग करते हुए अध्यापक कोई भी विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण देता है तो वो कैसा होता है, प्रभावी हो जाता है श्रव्य दृश्य साधनों के माध्यम से। और अभ्यास में सहायक, यानी कि एक तो अध्यापक है वो किसी भी विषय वस्तु को बोलकर समझा रहा है, ठीक है, तो वो अभ्यास के लिए भी वो कक्षा कक्ष में ही उन अभ्यासों को वो करवाता है। मतलब कि किसी विषय वस्तु को समझाया, उससे संबंधित कोई रिक्त स्थान है या फिर कोई प्रश्न है अभ्यास के लिए, तो अध्यापक को वही करवाना पड़ता है, वही उनको हल करवाएगा। लेकिन वो अगर दृश्य श्रव्य साधनों के माध्यम से उन चीजों को समझा रहा है तो बालकों को वो यहाँ पर इसी प्रकार से समझाएगा, और उनसे संबंधित जो अभ्यास प्रश्न हैं, रिक्त स्थान वगैरह है, वो बालकों को घर पर अभ्यास के लिए दे सकता है। तो वो प्रस्तुतिकरण को प्रभावी बनाता है और अभ्यास में सहायक होता है। शिक्षण में विविधता में, शिक्षण की विविधता में सहायक। विविधता मतलब अलग अलग प्रकार से, तो शिक्षण में विविधता के लिए सहायक। शिक्षण में विविधता के लिए सहायक। अब शिक्षण में विविधता, तो एक अध्यापक जब शिक्षण करवाता है तो अगर यदि वो सहायक सामग्री का उपयोग नहीं कर रहा है तो केवल वो पाठ लिया, उसको पढ़ा दिया और समझा दिया। लेकिन जब वो श्रव्य दृश्य साधनों का उपयोग करता है तो वो अलग अलग तरीके से अपने प्रस्तुतिकरण को देता है। शिक्षण में विविधता आ जाती है, यदि पढ़ाई के तरीकों में विविधता एक अध्यापक के अंतर्गत आ जाती है श्रव्य दृश्य साधनों के माध्यम से। नेक्स्ट इसी में जिज्ञासा जागृत करने में, जिज्ञासा जागृत करने में सहायक। अब जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा किसी भी चीज को, तो अगर अध्यापक की कहें तो श्रव्य दृश्य को साधनों का जब अध्यापक प्रयोग कर रहा है, वो कक्षा कक्ष में उसको उपयोग करेगा तो सर्वप्रथम पहले वो क्या करेगा, इनसे संबंधित जानकारियों को इकट्ठा करेगा, फिर उसका प्रस्तुतिकरण करेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी विषय वस्तु किसी ने को बना लिया और प्रस्तुत कर दिया, ऐसा नहीं होगा। उससे पहले संपूर्ण जानकारी विषय वस्तु की प्राप्त करनी होगी, उसके पश्चात ही वो श्रव्य दृश्य साधनों का यहाँ पर कहाँ उपयोग करना है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेगा। तो ये तो बात हुई अध्यापक की, कि अध्यापक शिक्षण से पूर्व इन सब चीजों को जानेगा, क्या उससे संबंधित जानकारियों को इकट्ठा करेगा, वो जागरूक होगा इनसे संबंधित जानकारी को इकट्ठा करने में। अब जब शिक्षक शिक्षण कार्य करवा देगा तो विद्यार्थी भी
साधन, दूसरा है दृश्य साधन और तीसरा क्या है? श्रव्य दृश्य साधन, जिन्हें श्रव्य दृश्य साधन। तो ये तीन प्रकार के साधन हैं। तीनों मतलब कि श्रव्य साधन, अब केवल हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं कि श्रव्य साधन जिनको केवल सुनकर ही या जिनके केवल जिन साधनों को सुनकर हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, शिक्षण कार्य में जिन साधनों का उपयोग केवल सुनने के लिए किया जाता है, ठीक है, मतलब कि ऐसे साधन जिनको सुनकर शिक्षण अधिगम को सहायक बनाया जाए वो श्रव्य साधन के अंतर्गत आते हैं। दृश्य साधन जिनको देखकर शिक्षण कार्य को रुचिकर प्रभावपूर्ण बनाया जाए वे दृश्य साधन के अंतर्गत आते हैं। और श्रव्य दृश्य साधनों के अंतर्गत वे साधन आते हैं जिनके अंतर्गत सुना और देखा जा सकता है, जिनको सुनकर देखकर शिक्षण अधिगम को रुचिकर और प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है, वे ऐसे साधन श्रव्य दृश्य साधन कहलाते हैं। तो ये तीन प्रकार के होते हैं। यदि हम श्रव्य साधनों की बात करें तो संस्कृत शिक्षण के अंतर्गत रेडियो केवल नाम, उसके बाद हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे, विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो पहला है रेडियो, दूसरा है ग्रामोफोन, केवल प्रकारों के बारे में हम लोग आज देख लेते हैं। ग्रामोफोन, तीसरा है लिंगाफोन, चौथा है टैप रिकॉर्डर। टैप रिकॉर्डर। अब हम दृश्य साधनों की बात करते हैं तो यहाँ पर श्यामपट्ट, प्रत्यक्ष वस्तुएं, चित्र, चार्ट, मूर्तियां, प्रतिरूप और स्लाइड्स की बात हम लोग कर सकते हैं। और यदि हम श्रव्य दृश्य की बात करें तो नाटक, चलचित्र, टेलीविजन, और लास्ट है वीडियो, ठीक है। तो संस्कृत शिक्षण के अंतर्गत इन सहायक सामग्रियों के द्वारा हम शिक्षण कार्य को रुचिकर, प्रभावपूर्ण, स्पष्ट आदि बना सकते हैं। तो ये है श्रव्य दृश्य साधन जिनको हम लोग पढ़ेंगे। अब अंत में आप लोग गृह कार्य प्रश्न लिखोगे। गृह कार्य प्रश्न, संस्कृत शिक्षण में श्रव्य दृश्य साधनों का महत्व बताते हुए इनके प्रकारों के नाम लिखो। केवल नाम बताने आपको, प्रकारों के नाम लिखिए। तो ये प्रश्न आपको गृह कार्य के रूप में करना है और अंत में आपको